नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज 9 बजे के 9 रिपोर्टर में हमारे कौन कौन से सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आपको बता दें कि हमारे साथ आज पीयूष शुक्ला दिल्ली से जुड़ेंगे, संजीव राय पटना से हमारे साथ होंगे, इसके बाद शेखर त्रिवेदी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से होंगे, जसबीर सिंह चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, दिनेश हमारे साथ होंगे प्रयागराज से, मनीषा हमारे साथ दिल्ली से होंगी, दीपांकर गुप्ता जम्मू से हमारे साथ होंगे और रवीश बिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से। तो हमारे 9 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो खबरों पर अपडेट देंगे, ताजा हालात बताएंगे। तो ये 9 बजे के 9 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और हर खबर की बारीकी से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की। आज छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में गुरु मंत्र देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10वीं 12वीं बोर्ड के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। सुबह 11 बजे छात्रों के साथ संवाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि लाखों छात्र जो हैं इसमें शामिल होने वाले हैं। लाखों छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में लाखों की तादाद में जो छात्र हैं वो शामिल होंगे और पीएम मोदी उनसे चर्चा करेंगे, उन्हें गुरु मंत्र देंगे। यह 6ठा संस्करण है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का। आपको बता दें कि कला उत्सव प्रतियोगिता के 80 विजेता हैं, वो भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। पीयूष शुक्ला हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, इस समय कहां पे आप हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम है वो कितना अहम उन छात्रों के लिए जो परीक्षा का तनाव लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार परीक्षा पे चर्चा का एक कार्यक्रम करते हैं और शिक्षा मंत्रालय की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वक्त मैं तालकटोरा स्टेडियम के ठीक बाहर हूं। आप देख सकते हैं परीक्षा पे चर्चा इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से पूरी तरह से इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और तकरीबन 2300 से ज़्यादा बच्चे इस वक्त तालकटोरा स्टेडियम के अंदर हैं। 105 बच्चे ऐसे हैं जो देश के अलग अलग कोनों से बुलाए गए हैं, जिनको इस परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सारगर्भित कार्यक्रम प्रशिक्षित कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा बच्चों से संवाद करते हैं और बच्चों के तमाम ऐसे सवाल रहते हैं परीक्षा को लेकर, तमाम ऐसे सवालों को सीधा वो प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं और प्रधानमंत्री उसका जवाब देते हैं। यहाँ पर इन बच्चों से सवाल तो होंगे ही, उसके अलावा तमाम ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, उनसे भी सवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं और उनको जवाब भी देते हैं। तो ये कार्यक्रम लगातार हर साल शिक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाता है और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से शुरुआती दौर से ही जुड़ते हैं और उनका कहना भी है कि जितना परीक्षा का प्रेशर होता है, तमाम ऐसी बातें होती हैं, उन बातों के जरिए यहाँ पर उस प्रेशर को रिलीज करने की एक कोशिश की जाती है। अभिषेक, बिल्कुल। अब एक और चीज आपसे पीयूष जानना चाहेंगे, वहां व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई हैं? अगर संभव हो, छात्र लगता है अंदर चले गए हैं, अगर पॉसिबल हो कुछ लोगों से अगर आप बात कर पाए व्यवस्थाओं को लेकर के भी। देखिए अभिषेक, अभी थोड़ी देर पहले बच्चे थे साथ में, लेकिन थोड़ा सा चूंकि अंदर का कार्यक्रम शुरू होना है इसलिए बच्चे अंदर चले गए, क्योंकि एक यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम डिसाइड होता है कितने टाइम तक आपको अपनी सीट ले लेनी है। आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर अलग अलग द्वार बनाए गए हुए हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स आने हों उनके लिए अलग द्वार है, अलग एंट्री है, और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स आने हैं, जो सुरक्षा अधिकारी आने हैं, उनके लिए अलग अलग एंट्री है। तो इस तरह से अलग अलग एंट्रीज बनाई गई हैं। साथ ही साथ उनके भोजन पानी इन सभी चीज़ों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि कहीं से भी आने वाले छात्रों को, चूंकि दूरस्थ क्षेत्रों से भी छात्र यहाँ बुलाए गए हैं, देश के अलग अलग कोनों से छात्र यहाँ पर रखे गए हैं, तो उन सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होना है और उसके बाद वो छात्रों के साथ एक लंबी चर्चा यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। अभिषेक, बिल्कुल, चलिए ठीक है पीयूष, तो आप नजर बना के रखिए, प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे 11 बजे और उसके बाद कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है।
जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि यह बैठक शाम 4 बजे होनी है। बीजेपी दफ्तर में यह बैठक होगी। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, यहां चुनाव होने हैं और इन चुनावों की तैयारियों में बीजेपी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। यहीं के उम्मीदवारों के लिए आज शाम 4 बजे बीजेपी मंथन करने वाली है। तो आपको बता दें कि 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर के ये तीनों राज्य और इन तीनों राज्यों को लेकर बीजेपी आज मंथन करने वाली है। वहां के उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी। बैठक में जेपी नड्डा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी ऑफिस में शाम 4 बजे ये बैठक आज होने वाली है। तो आपको बता दें कि त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में चुनाव होने हैं और आपको बताया कि कोर ग्रुप की भी आज बैठक होगी। त्रिपुरा के सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। संबित पात्रा इस बैठक में शामिल होंगे। विप्लव देब इस बैठक में शामिल होंगे। तो त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है और सरकार को रिपीट करना चाहती है। तो आज की ये बैठक जो है वो कई मायनों में अहम, क्योंकि आपको बता दें कि पूर्वोत्तर पर फोकस रही है बीजेपी और यही वजह है कि आज पूर्वोत्तर में लगभग बीजेपी का ही कब्जा है। तो अब ऐसे में उस कब्जे को बनाए रखने को लेकर उम्मीदवारों का चयन करने का पूरा प्रयास आज बीजेपी करेगी कि उम्मीदवारों के नामों पर मुहर आज लग सके। इसको लेकर आज बैठक जो है वो होने वाली है। शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर में यह बैठक होगी। तो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने वाली है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे शाम 4 बजे। तो देखिए, आज बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करने वाली है। मुहर लग सकती है। आज बीजेपी अपने कैंडिडेट्स पर मुहर लगा सकती है। 3 राज्यों में पूर्वोत्तर में चुनाव होने वाले हैं और वो तीनों ही राज्य, नागालैंड हो, इसके अलावा अगर बात की जाए त्रिपुरा की, मेघालय की, तो तीनों ही राज्य जो हैं वो बेहद अहम हैं बीजेपी के लिहाज से और इसी को ध्यान में रखते हुए आज बैठक बीजेपी की होने वाली है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीबीसी के विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बवाल मचा हुआ है। जेएनयू जामिया के छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। दोपहर 1 बजे कश्मीरी गेट कैंटीन के बाहर धरना देने वाले हैं छात्र। जामिया मिलिया में क्लासेस सस्पेंड कर दी गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज धरना प्रदर्शन करने वाले हैं छात्र जामिया मिलिया के और साथ ही साथ आपको बता दें कि जेएनयू के, तो जेएनयू और जामिया मिलिया के छात्र जो हैं आज प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 1 बजे कश्मीरी गेट कैंटीन के बाहर धरना देने का इनका कार्यक्रम है। दरअसल विवाद जो है वो बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर है। तो सहयोगी मनीषा हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीषा, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? आज जेएनयू और जामिया मिलिया के छात्र प्रदर्शन करने वाले हैं। जी अभिषेक, आज दोपहर 1 बजे अंबेडकर यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट जो कैंटीन है अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बाहर, वहां पर जो है छात्र बैठेंगे जामिया और जेएनयू के। मसला वही है, देखिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो कि स्क्रीनिंग रखना चाह रहे थे स्टूडेंट, जेएनयू में भी मोबाइल में इन लोगों ने लिंक शेयर कर करके बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो कि प्रधानमंत्री मोदी पर बनी है वो देखी थी। उसके बाद फिर जामिया में स्क्रीनिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया गया, ऑर्गेनाइज की गई और ऑर्गेनाइज करने से पहले ही 4 छात्रों को, जामिया के जो एसएफआई के
स्टूडेंट्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भगदड़ भी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट भी किया था और पुलिस के साथ थोड़ी झड़प भी हो गई थी जामिया के छात्रों की। और आज वो लोग उसी के खिलाफ कश्मीरी गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जामिया और JNU का जो छात्र है उनका यही कहना है कि पुलिस जिस तरीके से बर्ताव करती है स्पेशली जामिया के छात्रों के साथ वो नहीं चलेगा और उसके खिलाफ वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और साथ ही BBC ने जो डॉक्यूमेंट्री प्रधानमंत्री मोदी पर बनाई है जो गुजरात दंगों को दर्शाती है वो देखने का राइट हमसे क्यों छीना जा रहा है। और लगातार सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है JNU और जामिया के छात्रों के द्वारा। और साथ ही ABVP के छात्रों पर इन्होंने आरोप लगाया है कि जब JNU में स्क्रीनिंग करने का आयोजन हुआ था तब ABVP के कुछ छात्रों ने उन पर पत्थर मारे थे, तो पत्थर वहां पर बरसाए गए थे ABVP के छात्रों के द्वारा। तो वो भी सवाल जामिया और JNU के स्टूडेंट कर रहे हैं कि उन पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। हालांकि हमने ABVP के छात्रों से बात की थी, जो JNU से अध्यक्ष हैं ABVP के रोहित, मैंने उनसे भी पूछा था। रोहित ने मुझे काफी सारे सबूत दिखाए थे और कहा था कि हम में से कोई नहीं था जिन्होंने पत्थर मारा या फिर पत्थर मारने का कोई भी ऐसा सिलसिला हमारे सामने नहीं आया है। जिन भी लोगों का वो नाम ले रहे हैं वो लोग जामिया के स्टूडेंट थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए थे, यानी कि बाहर से बुलाए गए छात्रों से ही ऑर्गेनाइज सब कुछ कराया गया। और जब स्क्रीनिंग हो रही थी तब खुद में ही पत्थर लगवाए लेफ्ट के छात्रों ने। एक सवाल इसमें यह भी है कि प्रदर्शन, आखिर धरना प्रदर्शन क्यों? यूनिवर्सिटी JNU की तरफ से यह क्लियर किया गया कि स्क्रीनिंग ना रखी जाए, स्क्रीनिंग हम नहीं रखेंगे, उसके बावजूद छात्र वहां पे स्क्रीनिंग रखते हैं। तो आप जो यूनिवर्सिटी कह रही है, यूनिवर्सिटी की बात तो आपको माननी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जो लेफ्ट के छात्र हैं, जो SFI के स्टूडेंट हैं, इन लोगों से मैंने बात की थी तो इनकी बातों से यही लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटली ये लोग प्रधानमंत्री मोदी पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उसको देखना चाह रहे हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट तक इसको पहुंचाना भी चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी को, तो फिर आप लोग इसकी स्क्रीनिंग क्यों रखना चाहते हैं? और यूनिवर्सिटी भी आपको कोई परमिशन नहीं दे रही है स्क्रीनिंग की, फिर भी आप लोग बगावत कर रहे हैं। क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं या सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं? तो उनका जवाब यही था कि हमारे देश में राइट है, हम किसी भी डॉक्यूमेंट्री या फिल्म को प्रसारित कर सकते हैं, हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। अभिषेक, वो लोग मानने के लिए ही तैयार नहीं है। जामिया JNU के स्टूडेंट लगातार यही बोल रहे हैं कि हमें कितना भी रोके लेकिन हम बगावत तो करेंगे। और साथ ही उनका आरोप पुलिस पर भी है। उनका ये कहना है कि जामिया के छात्रों को पुलिस टारगेट करती है। चलिए ठीक है, तो मनीषा आज देखना है होगा कि जब ये धरने प्रदर्शन में उतरते हैं तो वहां किस तरीके की तस्वीर बनती है, ये देखना अहम होगा। आप नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया मनीषा आपका तमाम जानकारी के लिए। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की राजनीति में ऐसा लग रहा है उबाल आया हुआ है। CM नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा के बीच खटास बढ़ती नजर आ रही है। दोनों नेताओं के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। कुशवाहा ने पार्टी में हिस्सेदारी की बात कही है। कुशवाहा के बीजेपी में जाने की अटकलें भी तेज हो गई। CM नीतीश ने कुशवाहा के पार्टी छोड़ने के भी संकेत दे दिए। तो अब आपको बता दें कि बिहार में ऐसा लग रहा है JDU में खास करके नीतीश वर्सेस कुशवाहा, आमने सामने दोनों नेता आ गए हैं, ऐसा साफ तौर पे प्रतीत हो रहा है। जिस तरीके की बयानबाजी अमूमन हमने नहीं देखा है कि नीतीश कुमार हर मुद्दे पर बोले, लेकिन पिछले कुछ वक्त पे हमने देखा है कि कुशवाहा के एक एक बात पर रिप्लाई कर रहे हैं नीतीश कुमार। उसके बाद देखिए उपेंद्र कुशवाहा का ट्वीट भी सामने आया है। बड़ा अच्छा कहा भाई साहब आपने, ऐसे बड़े भाई के कहने से छोटा भाई घर छोड़कर जाने लगे, तब तो हर बड़का भाई अपने छोटका को घर से भगाकर बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प ले। ऐसे कैसे चले जाएं अपना हिस्सा छोड़कर? तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने हिस्से की बात कही। 3 बार के बाद फिर लौट करके पार्टी में आए, सब आपको इज्जत दिया, सब कुछ किया, क्या है नहीं करना वो बात न करेंगे जी। भला मीडिया के सामने और कहीं कोई मैंने इसको मैंने ट्वीट करके कोई बात करता, ये सब नहीं किया जाता। कोई भी पार्टी में जो रहते हैं वो ट्वीट करके कुछ बोलते हैं, आप समझ लीजिए ये सब नहीं होता है। ये सब तो क्या मन है वो जाने, आए वो हम लोग स्वागत किए,
रहे बहुत अच्छा, नहीं रहे कहीं और जाए अपनी इच्छा। इन सब चीजों पर हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं, इन सब विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। पार्टी के अंदर तो हमेशा लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई भी पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का, तो उसमें बात होती है। इसके लिए कोई मीडिया से बात नहीं होती। मीडिया के अंदर कोई बात आती है तो आप समझ लीजिए लोग ट्वीट कर रहा है तो कुछ बात होगा। तो सहयोगी संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, ऐसा लग रहा था कि दही चूड़ा के बाद थोड़ी ठंडक होगी बिहार में, लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है, गर्माहट देखने को मिल रही है। अभिषेक, मैंने पहले भी कहा था, न्यूज इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि कहीं न कहीं जेडीयू में बहुत कुछ हलचल मचने वाली है और यही रहा कि उपेंद्र कुशवाहा आज जो जानकारी मिल रही है, एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं और हो सकता है दोपहर तक एक बड़ा ऐलान भी हो जाए, क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा को अब सीधे सीधे जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा, रहना है तो रहे और जाना हो तो, ये एक वाली कई बार वो कह चुके हैं। और इसके बाद जिस तरह से कल उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ कहा कि वो किराएदार हैं, वो आटा दाल चावल बेचते थे, उनको नीतीश कुमार ने एक जगह दी। तो देखिए अब खटास इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब संभावनाएं कम है कि पार्टी के अंदर बहुत कुछ ऑल इज वेल है। तो सवाल ये उठता है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम ऐसे कैसे चले जाएंगे, क्योंकि हम छोटे भाई है और छोटे भाई की भी कुछ हक और हिस्सेदारी बनती है। अब यही सवाल उठता है कि क्या जेडीयू के अंदर कुछ टूट की संभावनाएं है, क्या कुछ आगे का समीकरण तय होगा। बीजेपी तमाम मुद्दों को देख रही है, तमाम जो अन्य दल है वो भी लगातार नजर बनाए हुए, क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है। वैसे में उपेंद्र कुशवाहा की जो जानकारी है कि हो सकता है कि वो अपना अलग रास्ता अपनाए, और जो मैं पहले भी कहा हूं तो बीजेपी एक पार्टी है जहां वो जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर है। तो आज उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ बड़ा ऐलान करेंगे, थोड़ा दोपहर तक इंतजार करना होगा। लेकिन नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि आप जाना चाहे जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जिस तरह से मीडिया और तमाम जगहों पर बयान दें, वो बयानबाजी बंद करें, बैठकर बात करें। नीतीश कुमार की एक खासियत है, वो ज्यादा बोलते नहीं, और अगर उपेंद्र कुशवाहा पर नहीं, लेकिन एक और चीज संजीव, नीतीश कुमार की ये खासियत है कि ज्यादा बोलते नहीं हैं और हर मुद्दे पे बोलते नहीं हैं, ये भी उनकी खासियत रही है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा के एक एक बयान पे उन्होंने पलटवार किया है, मतलब ये भी कुछ बदलाव तो दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। नीतीश कुमार बिल्कुल ये अच्छी तरह से जान रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए जब सारे दरवाजे बंद हो गए, जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई, फिर पार्टी को खत्म कर पार्टी का विलय किया, फिर नीतीश कुमार ने उन्हें एक बड़ी जगह दी, उन्हें फिर देखिए उनको एक अच्छा पद दिया। उसके बाद देखिए नीतीश कुमार बार बार कह रहे हमने कई लोगों को आगे बढ़ाया, तो वही उपेंद्र कुशवाहा पर साफ कहा उन्होंने कि हम समय आने पे सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए जेडीयू आरजेडी की जो सरकार है, नीतीश कुमार ने सोच समझ कर डिसीजन लिया था कि आरजेडी के जाने के बाद क्या कुछ करना होगा, आगे क्या कुछ संभावनाएं बनती है, क्या दिक्कतें आएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा का इस तरह से पार्टी छोड़कर अगर चले जाते हैं तो कितना नुकसान जेडीयू को होगा। और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है, और उन्होंने दूसरा एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कि वो बताएं कि आरजेडी और जेडीयू के बीच डील क्या थी। तो हो सकता है कि आज कुछ बड़ा खुलासा करें, और क्या वो अपना रास्ता अलग करेंगे। ठीक है, एक जल्दी से संजीव, एक छोटे से सवाल का जल्दी से जवाब आप चाहेंगे। क्या आज के स्थिति में नीतीश कुमार कुशवाहा वोट खोने की स्थिति में है, क्योंकि एक बड़े वोट बैंक पे, कुशवाहा वोट बैंक जो है उस पे उपेंद्र कुशवाहा की पकड़ है, ये भी सच्चाई है। नीतीश कुमार उस वोट को खोने के लिए तैयार हैं इस स्थिति में। देखिए बिल्कुल नीतीश कुमार यही कह रहे हैं कि ये जो फोरम है वो बैठ कर बात करने के, वो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वो उपेंद्र कुशवाहा के जाने से कुशवाहा वोट बैंक का वो असर पड़ेगा, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट भी नीतीश कुमार ने तैयार कर रखा था कि उमेश कुशवाहा वही कुशवाहा जाति से आते हैं। कई ऐसे अति पिछड़ा का समीकरण की भी वो जानते हैं कि आगे कैसे तय करना है। लेकिन ये तो सही है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जाते हैं तो जरूर पार्टी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ ऐलान करते हैं, क्या कुछ खुलासा करते हैं। चलिए, तो इस चीज पे नजर रहेगी संजीव, आप भी नजर बना के रखिए, और इस चीज पे नजर रहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर क्या फैसला लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पंजाब से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अच्छी खबर है। पंजाब में 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन होने जा रहा है। सीएम भगवंत मान मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। उद्घाटन होगा 400 मोहल्ला क्लिनिक का। चंडीगढ़ समेत पंजाब के लोगों का इसमें मुफ्त इलाज हो सकेगा। अमृतसर में पंजाब सरकार का
जो ये कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लेकर आए, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया, अब यह कॉन्सेप्ट जो है वो पहुंचा है पंजाब। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद जो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर वादे किए गए हैं उसी दिशा में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती हुई 400 मोहल्ला क्लिनिक की सौगात पंजाब को आज देने जा रही है। तो आपको बता दें कि पहले से यहां 100 मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, आज 400 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन होगा। कुल मिलाकर 500 मोहल्ला क्लिनिक हो जाएंगे। अलग अलग जगहों की अगर बात कर ली जाए तो अलग अलग जगहों पे यह स्थिति है कि अमृतसर में 44, लुधियाना में 47 ऐसे क्लिनिक्स जो हैं वो बने हैं। तो सहयोगी जसबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। जसबीर, कब यह कार्यक्रम होना है? आज उद्घाटन होना है 400 मोहल्ला क्लिनिक का। पता आने से पहले कई ऐसे बड़े बड़े वादे किए जिनको लेके आज वो एक एक करके पूरा करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन पंजाब में 100 के लगभग यहाँ मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने स्टार्ट किया और कल 26 जनवरी था और उन्होंने ऐलान किया था कि 22 तारीख को हम 400 और मोहल्ला क्लिनिक पंजाब को देने जा रहे हैं। इसमें मोहल्ला क्लिनिक में अभिषेक आपको बता दें कि जितनी भी दवाइयां हैं वो फ्री दी जाती है और जितने भी टेस्ट हैं वो फ्री किए जाते हैं। और उनका कहना है कि मोहल्ला क्लिनिक में लोग जैसे ही आएंगे, क्योंकि लगभग उन्होंने दावा किया है कि 10 लाख लोगों ने 100 जो क्लिनिक उन्होंने पहले खोले थे उसमें से फायदा ले चुके हैं। उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया है, दवाइयां मुफ्त गई है और आज पूरे पंजाब भर में 400 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे जो कि पंजाब वासियों के लिए वरदान सिद्ध हो सकते हैं। और इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली से केजरीवाल खुद आ रहे हैं और उनको मुख्य अतिथि बनाया गया है और इसका उद्घाटन पंजाब के सीएम भगवंत मान करेंगे। जी अभिषेक, कार्यक्रम कब होना है जसबीर? कार्यक्रम कब होना है? कार्यक्रम का जो समय रखा था वो 11 बजे रखा था, पर जैसे ही सुबह से हम वहाँ पे पैनी नजर रखे हुए हैं तो लगभग लगता है कि 12 बज जाएंगे उनको उद्घाटन करते करते। तो ये एक देखा जाए जो दिल्ली वाला कॉन्सेप्ट था मोहल्ला क्लिनिक का, उस कॉन्सेप्ट को ही अब भगवंत मान फॉलो करते नजर आ रहे हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी की कोशिश यह है, कहा यही जाता है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं देश भर में मोहल्ला क्लिनिक होने चाहिए, तो आम आदमी पार्टी की सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है। बिल्कुल अभिषेक, जैसे ही दिल्ली में पहले मोहल्ला क्लिनिक ऑलरेडी चल रहे थे और शिक्षा का भी उन्होंने जो मॉड्यूल लाया था वो सेम पैटर्न वो पंजाब में लेके आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जब सत्ता में आना था उससे पहले यही वादा किया था कि जो मॉड्यूल दिल्ली में चल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं और या शिक्षा के जो भी सत्र उन्होंने या वहाँ पे कार्यक्रम बनाए वो सारा पंजाब में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसको देखते हुए मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने शुरुआत की है। आम आदमी पार्टी की सरकार बने अभी 1 साल भी नहीं हुआ, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो अपने वादे पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक, चलिए बहुत शुक्रिया जसबीर, आपका नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 9 बजे 9 रिपोर्टर में यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एक बार फिर से विवादों में एएमयू, तिरंगा फहराने के बाद धार्मिक नारे यहां लगाए गए। ये बड़ी खबर इस वक्त की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां पे आपको बता दें कि तिरंगा फहराने के बाद धार्मिक नारे लगाए गए। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के बाद तिरंगा फहराया गया और यहां पे
मामला ये है कि प्रोग्राम हमारा पूरा ख़त्म हो चुका था और ये लड़के बाहर निकल रहे थे। मेन जो एग्ज़िट गेट है उसी के पास खड़े होकर के कुछ लड़के खड़े थे। उसमें से एक लड़के ने ये नारा लगाया है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो के ऊपर लोगों की आपत्ति आ रही है। लिहाजा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के बाद उसकी पहचान होती है जिसने ये किया है, तो उसके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई बनती है वो कानून के हिसाब से की जाएगी। और चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण में है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब ये भारत जोड़ो यात्रा जो है अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच रही है। कल बनिहाल से कश्मीर घाटी में प्रवेश करेगी ये यात्रा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसकी जानकारी दी है। श्रीनगर में एक रैली के बाद यात्रा खत्म होगी। तो देखिए, जो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की, वो अब पहुंच गई है जम्मू कश्मीर। और आपको बता दें कि 30 जनवरी को यह यात्रा खत्म हो जाएगी। कल बनिहाल से कश्मीर घाटी में यह यात्रा प्रवेश कर जाएगी। तो जम्मू से कश्मीर की तरफ इस समय राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। श्रीनगर में एक रैली का आयोजन किया जाएगा और इस रैली के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। तो दीपांकर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, क्या जानकारी, और यात्रा जो है अब अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचती नजर आ रही है? जी हाँ, हम आपको बताते चले कि इस समय एयरपोर्ट पे तमाम जो कांग्रेसी हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे इकट्ठा हुए हैं। जो हमें जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी देर में श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, वहां से वो सीधा बाय रोड जाएंगे बनिहाल। हम आपको बता दें श्रीनगर एयरपोर्ट से लगभग 100 से ज्यादा किलोमीटर। इसके बाद ये संभव है कि जो यात्रा है वो एक बार फिर से रिज्यूम आज कर सकते हैं बनिहाल से। आप जानते हैं रामबन के बाद बंद हो गई थी यात्रा और क्योंकि वेदर खराब था, आज यात्रा दोबारा से शुरू होगी। और आज जो जम्मू प्रोविंस से कश्मीर घाटी में टनल से भी गुजर सकती है। उसके बाद कल अनंतनाग में एक जो है ये अनंतनाग में चलेगी। जयराम रमेश पहले से ही वहां पहुंचे हुए। कल जयराम रमेश ने वहां पर एक मीटिंग ली थी कांग्रेसी को, सारी तैयारियों की का जो जायजा लिया था। 28 और 29 को कश्मीर होने के बाद 30 तारीख को, जैसे आपने बताया कि कंक्लूडिंग फंक्शन है शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में, एक बहुत बड़ी रैली होनी है। और उस रैली से पहले अब जो कश्मीर घाटी है पूरी हमारी, वहां पे यात्रा जो है वो करेंगे। लास्ट लेग अंतिम पड़ाव है इस यात्रा का और भारी सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार या तमाम एजेंसियां, कोई भी नहीं चाहता किसी भी तरह से सुरक्षा में चूक यहाँ पर जो है वो बर्दाश्त नहीं हो की जा सकती। आप जानते हैं पहले ही कई बार राहुल गांधी जो है वो खुद भी बिल्कुल दीपांकर, तो अब इसमें एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। जब यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही रही है, 30 तारीख को इसका समापन होगा। जानकारी कुछ मिल पाई है कि 30 तारीख को कौन कौन से नेता जो हैं रैली में शामिल हो सकते हैं? हम आपको बताते चले, हालांकि औपचारिक तौर पर जयराम रमेश ने कल भी यही कहा कि वो आज जब ये दोपहर को ये यात्रा कंक्लूड होगी उसके बाद वो 28, 29 और 30 का ऑफिशियल प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। लेकिन जो जानकारी हमने कांग्रेस सूत्रों से जुटाई है, न्यूज इंडिया ने, वो उन्होंने कंफर्म किया है कि प्रियंका गांधी तो निश्चित तौर पर आने ही वाली हैं। अगर सोनिया गांधी की तबीयत बिल्कुल ठीक रही और वो भी आ सकती हैं, उनका भी आने का मन है। इसके अलावा जो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो जरूर आएंगे और एक बहुत बड़ा शो दिखाने की कांग्रेस जो है वो कोशिश करेगी शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में। और हम भी निश्चित तौर पे वहीं से आपको दूसरी पार्टियों से कोई नेता को लेकर जानकारी है? ये भी हम आपको इम्पोर्टेंट देते हैं कि आज जब बनिहाल से निकलेगी यात्रा टनल क्रॉस करेगी और ये काजीकुंड में पहुंचेगी, तो वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि आज महबूबा मुफ्ती खुद वहां पर दोपहर बाद इस यात्रा को, राहुल गांधी को रिसीव कर सकती हैं।
उमर अब्दुल्ला को लेकर ये जानकारी है कि जब श्रीनगर पहुंचेगी 29 तारीख को यात्रा, उमर अब्दुल्ला जो है इस यात्रा को रिसीव करेंगे और निश्चित तौर पर चलिए, तो ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती क्या एक मंच पे आकर के राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं या नहीं, ये बड़ा दिलचस्प भी होगा देखना। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज छात्रों को टैबलेट बांटने वाले हैं। आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आज होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब से कुछ देर बाद 11 बजे ये कार्यक्रम होगा, उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में छात्रों को टैबलेट बांटेंगे। और आपको बता दें कि 1698 मेधावी बच्चों को टैबलेट दिया जाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। सुबह 10 बजे लखनऊ के सैनिक स्कूल में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के छात्रों के लिए आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री के हाथों उन्हें टैबलेट मिलने वाला है। और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भी जुड़ेंगे। 1698 मेधावी छात्र छात्राओं को चुना गया है जिन्हें टैबलेट दिया जाएगा। तो शेखर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। शेखर, क्या जानकारी, कार्यक्रम कितनी देर में शुरू हो रहा है? छात्रों में तो उत्साह देखने को मिल ही रहा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो सैनिक स्कूल है, जाहिर सी बात है, उसका नाम कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल किया गया है। शहीद हुए थे कैप्टन मनोज पांडे और उन्हीं के नाम पर ये लखनऊ का सैनिक स्कूल, जहां पर छात्रों का उत्साह देखते ही बनता है। यूं भी और आज जब कार्यक्रम होना है तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर छात्रों को टैबलेट का वितरण करेंगे। उसके ज़रिए इस बात की भी तस्दीक होगी कि जो मेधावी छात्र हैं सरकार उनके साथ में है। परीक्षाओं को लेकर के छात्र किसी भी तरीके का तनाव ना लें। साथ साथ जो हमारी एजुकेशन का सिस्टम है वो लगातार बेहतर हो रहा है और छात्रों को चाहिए कि वो अपने भविष्य को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जो तकनीक का सहारा है, जो सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है, उसको लेकर के आगे बढ़ें। इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जब लाइव जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री, तमाम छात्र, करीब 38 लाख छात्र हैं देश भर में, जो पिछले साल की बनस्पत इस बार दुगने हैं जिनकी संख्या, ऐसा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से भी बताया गया है। तो इन सारे छात्रों को परीक्षा से जो तनाव होता है उसको कैसे दूर किया जाए, किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए, पेरेंट्स की किस तरीके की जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री बताएंगे। और इधर मुख्यमंत्री भी अपनी तरह से छात्रों को डेवलप किस तरीके से खुद को करना है, अपनी एजुकेशन को किस तरीके से लेकर के आगे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों को भी छात्रों के बीच में साझा करेंगे। बिल्कुल। और जब जिक्र आपने किया मनोज पांडे के नाम पे, अगर नाम रखा जाता है, मनोज पांडे का नाम ही अपने आप में बहुत अहम होता है। उनके इंटरव्यू की कुछ बातें मुझे याद आती हैं, जब उनसे पूछा गया क्यों आना चाहते हो तो परमवीर चक्र चाहिए, क्यों मिलता है, ये बहुत सारी चीज़ें मनोज पांडे के बारे में रही हैं। तो अब अगर स्कूल का नाम उनके नाम पे किया जा रहा है तो ये तो और छात्रों के उत्साह को दोगुना करेगा। एक टैबलेट और दूसरा अगर मनोज पांडे के नाम पे स्कूल का नाम रखा जा रहा हो। देखिए, ऐसा है कि जो लखनऊ का सैनिक स्कूल है ये पहले सैनिक स्कूल के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर इसको काफ़ी पहले ही इसका नामांतरण कर दिया गया था। जी। सैनिक स्कूल को कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल का नाम दे दिया गया था, ये काफ़ी पहले हो चुका है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कैप्टन मनोज पांडे लखनऊ के रहने वाले थे। उन्होंने जिस तरीके से वीर गति को वो प्राप्त हुए, जिस तरीके के उनके किस्से हैं, जिस तरीके की उनकी बातें हैं, उसको लेकर के सैनिक स्कूल के जो छात्र हैं वो लगातार प्रेरणा लेते हैं। और केवल सैनिक स्कूल के छात्रों की ही बात नहीं है, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। हाई स्कूल, इंटर की परीक्षाओं के समय ख़ास तौर से उन्हें तनाव होता है, भविष्य को लेकर के लगातार चिंता होती है। तो ऐसे समय पर अगर सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये उनके साथ में आकर के उनके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, उन्हें अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त करते हैं कि नहीं, सरकार की तमाम नीतियां हैं, सरकार की तरफ से तमाम प्रयास हैं, आप अपनी मेहनत कीजिए और उसके बाद जो हमारी तरफ से चीज़ें होनी है उसके लिए हम तत्पर हैं, खड़े हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात होती है। पेरेंट्स बहुत सारी चिंता करते हैं अपने बच्चों को लेकर के कि ये कल को क्या करेगा। ऐसी तमाम चिंताओं का जब निवारण होता है, निस्तारण होता है, एक उम्मीद जगती है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो ये नेशन प्राइड का मौका होता है। और आने वाला कल, जाहिर सी बात है कि जो बच्चे आज
पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल में हैं, इंटर में अच्छा, हैं। एक और कब चीज वो शेखर, महत्वपूर्ण आपकी पदों बच्चों से बात भी हुई शेखर, बच्चों से बात भी हुई होगी जिन्हें टैबलेट मिलने वाला है, या जो परीक्षा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री से सवाल पूछने वाले हैं, उनका जोश कैसा था? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि परीक्षा, हमने भी झेला है, आपने भी झेला है, परीक्षा का तनाव हर कोई झेलता है। कहने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जब परीक्षा की बात आती है तो वो ऑटोमेटिक जो है ना, वो दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगती हैं। लेकिन अगर सामने से देश का प्रधानमंत्री आकर के, प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर के आपको परीक्षा से तनाव मुक्त रहने के लिए कह रहा है, तो उसका असर भी होता होगा। तो वो चीजें बच्चों में किस तरीके से देखने को मिल रही थी जब आपने उनसे बात की हो? तो बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बच्चे हैं वो लगातार इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि आज वो रूबरू होंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल जो उनके जहन में हैं, उसको लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तरफ से उनका निस्तारण किया जाएगा। बच्चों को जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है, उसको लेकर के भी उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं कि हम पढ़ें ना, कैसे पढ़ें, अगर हमने फलानी चीज़ नहीं पढ़ी है या हमारा कोर्स प्रिपेयर नहीं, एग्ज़ाम में पता नहीं, और हम भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के छात्र अपनी अपनी बात रखते हैं। लेकिन जहाँ तक टैबलेट की बात है तो देखिए, नई तकनीक है, चूँकि कोरोना का बीता दौर रहा है और उस समय पे ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट किया गया है, उस लिहाज से टैबलेट हो या स्मार्टफोन हो, इस तरीके के जो गैजेट्स दिए जाते हैं बच्चों को, बिल्कुल, वो बच्चों के लिए काफी मदद में आते हैं। इंटरनेट की सुविधा, फ्री वाईफाई की सुविधा, बिल्कुल, और बिल्कुल। ये सारी चीजें एजुकेशन के लिए सपोर्टिव सिस्टम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रयागराज से है। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर। शिष्य आनंद गिरी पर आज आरोप तय होंगे। 17 जनवरी को मामले पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान नहीं पहुंच पाए थे आनंद गिरी के वकील। आनंद गिरी ने न्यायालय से वक्त मांगा था। आपको बता दें, प्रयागराज जिला न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सुनवाई के दौरान आनंद गिरी के वकील नहीं पहुंच पाए थे, तो आज संभव है कि आरोप तय हो जाए आनंद गिरी पर। प्रयागराज जिला न्यायालय आज अपना फैसला दे सकता है। महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या मामले से जुड़ी बड़ी खबर। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, आज क्या कुछ रहने वाला है कोर्ट में? देखिए, आज का दिन महेंद्र नरेंद्र गिरी कथित मैं कहूँगा आत्महत्या कांड के विषय में एक महत्वपूर्ण दिन होगा। तो ये करीब 1.5 साल का वक्त हो रहा है, और उस 1.5 साल के वक्त में जो लंबी सुनवाई हुई लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, उसके बाद आज का दिन इस पूरे मामले को लेकर पूरा लुआब होगा। कोर्ट की तरफ से आज चार्जशीट वहाँ पहुँच चुकी है, चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, और हो सकता है कि आज ही इस पूरे मामले का फैसला भी कोर्ट की तरफ से दे दिया जाए। तो आज तय होगा कि महंत नरेंद्र गिरी की जो कथित आत्महत्या हुई थी, क्या वो हत्या थी या आत्महत्या थी, और उसके लिए कौन कौन लोग किस हद तक दोषी थे। आज उस पर आरोप तय होंगे और फैसला भी आ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दिनेश। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला T20 मुकाबला खेला जाएगा। रांची में आज पहला मुकाबला खेला जाना है। शाम 7 बजे यह मुकाबला शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी करते दिखेंगे हार्दिक पांड्या। यह बड़ी खबर आपको बता दें, तो टीम इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने जा रहा है। और आपको बता दें कि 3 मैचों की ये T20 सीरीज, जिसका पहला मुकाबला आज रांची में खेला जाएगा। शाम 7 बजे मुकाबला शुरू होगा। और आपको बता दें कि टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या, और संभव है कि आज हो सकता है कुछ नए चेहरे भी इस दौरान दिखें टीम में। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला रांची में खेला जाएगा। और आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे, और कुछ नए चेहरे भी हो सकता है कि आज के मैच में दिखें टीम इंडिया में। तो हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश विस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। रवीश,
आज का ये मुकाबला किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि T20 की जब बात आती है तो न्यूजीलैंड से जो मुकाबले रहे हैं वो नेक टू नेक फाइट होता है और कई बार तो हमने सुपर ओवर के मुकाबले भी देख लिए हैं। सही कह रहे हैं आप अभिषेक, काफी क्रूशियल मैचेस रहते हैं, क्रंच मैचेस रहते हैं इंडिया और न्यूजीलैंड की जहां तक बात की जाए। बट अभी अगर हम देखें, हम अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं और जो वनडे सीरीज हुई वो हमने हराई न्यूजीलैंड को, बुरी तरीके से हमने न्यूजीलैंड को उसमें मात दी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें T20 सीरीज का आगाज हो रहा है, इस सीरीज में जो इंडिया के टॉप गन्स है, जो सीनियर प्लेयर है, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, KL राहुल हो गए, ये 3 टॉप खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। तो पॉलिसी ये भी चल रही है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनको रेस्ट दिया जाए T20 सीरीज से, जैसा कि इस सीरीज में भी हम देख रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो दारोमदार रहेगा वो 2 सीनियर खिलाड़ियों के ऊपर रहने वाला है। हार्दिक पांड्या जो कि कैप्टन और बहुत अच्छी तरीके से T20 स्क्वाड की कैप्टनसी कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव जिनको अभी हाल ही में ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। ये 2 सीनियर खिलाड़ियों पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। जहां तक हम बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो बॉलिंग लाइनअप भी बहुत यहां पे यंग नजर आने वाली है। न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसे मिचेल सेंटनर कप्तानी करते हुए यहां पे नजर आएंगे। जो बेन लिस्टर है जो कि लेफ्ट आर्म बॉलर है, शायद उनको डेब्यू का मौका मिल सकता है। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो ओवरऑल दोनों एक यंग साइड है और काफी अच्छे मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। तो भारत की जो प्लेइंग 11 है उसे किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जहां तक बात की जाए ओपनिंग कॉम्बिनेशन की, तो शुभमन गिल और ईशान किशन ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि यही दोनों खिलाड़ी लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ ओपन करते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा सूर्य कुमार यादव रहेंगे एट नंबर 3 और यहां पे हो सकता है कि राहुल त्रिपाठी को भी मौका दिया जाए, उनको नंबर 4 पर उतारा जा सकता है। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या, वो देखेंगे कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो वहां कहां पे रखेंगे, 5 या 6 पे भी रख सकते हैं। दीपक हुड्डा वो भी टीम में रहेंगे, वॉशिंगटन सुंदर भी रहेंगे। और जहां तक बॉलिंग लाइनअप की बात है तो स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि शायद भारत टॉसअप करेगा युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के बीच में। और मुझे लगता है कि प्रोमिनेंट चॉइस जो रहेंगे वो शायद युजवेंद्र चहल रहेंगे, बिकॉज एक रिस्ट स्पिनर को वो ज्यादा तरजीह देना चाहेंगे, लेग स्पिनर को ज्यादा तरजीह देना चाहेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज जो हैं वो इतनी अच्छी तरीके से उनको नहीं खेलते हैं। तो ये मुझे लगता है कॉम्बिनेशन रहेगा और उमरान मलिक डेफिनेटली उन पे सबका अच्छा, एक जल्दी से रवीश, ओस का कितना बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि रांची में मुकाबला है तो ओस तो जम के पड़ने वाली है। देखिए, मैच जो है वो 7 बजे से शुरू होगा, तो मुझे लगता है जो ड्यू फैक्टर है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, लेकिन फिर भी हाँ, जो टॉस जीतेगा वो जरूर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकता है। ठीक है रवीश, हमारे साथ बने रहें। एक और खबर है उस पर भी आपसे अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच ही आज होने वाला है। दक्षिण अफ्रीका में यह मुकाबला खेला जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। रवीश, यह मुकाबला भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच कितना अहम और क्या उम्मीद? अंडर 19 वर्ल्ड कप की जहां तक बात की जाए तो उसमें कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो ऑलरेडी भारत की नेशनल टीम में खेल रहे हैं, जैसे शेफाली वर्मा है, वो ऑलरेडी इंडिया के लिए टेस्ट भी खेल चुकी हैं। ऋचा घोष हैं, वो इंडिया के लिए खेल चुकी हैं। तो वो दोनों के लिए, और इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत डोमिनेटिंग रही है, खासकर जो नई लड़की आई शेरावत, उसने जो परफॉर्मेंस दी राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच, और इंडिया ने 167 भी वहां पे चेस कर लिया था बहुत आसानी से। तो इंडिया डोमिनेंट टीम है, सुपीरियर टीम है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, लेकिन न्यूजीलैंड जाना जाता है सरप्राइजेस देने के लिए। अभी अगर हम बात करें हॉकी वर्ल्ड कप की, तो वहां पे भी ऐसे ही लग रहा था कि न्यूजीलैंड 12वें नंबर की टीम थी, भारत 6ठे नंबर की टीम थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर वहां पे क्वार्टर फाइनल की रेस से ही बाहर कर दिया। और ऐसे ही हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा है कि न्यूजीलैंड जो है वो सरप्राइज करता है। आई होप यहां पे ऐसा कोई सरप्राइज ना हो। इंडिया सुपीरियर टीम है, इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है। भारत की जो अंडर 19 की जो लड़कियां हैं वो डोमिनेट करती हुई आई हैं। हाँ, एक टीम से उनको अभी तक हार का सामना करना पड़ा, वो थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जरूर 7 विकेट से हराया, अदरवाइज भारत ने सभी टीमों को हराया। तो मुझे लगता है आज जीत भारत की होनी चाहिए। फाइनल की राह उम्मीद करें? बिल्कुल करनी चाहिए अभिषेक, बिल्कुल करनी चाहिए। भारत ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई, जैसा मैंने कहा, राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच जो उन्होंने खेला और बहुत ही डोमिनेट तरीके से जीता। अगर आप 167 का स्कोर बहुत आसानी से चेस कर लेते हैं विदाउट मच डिफिकल्टी फर्स्ट मैच से ही, और उसके बाद से जो भारत की परफॉर्मेंस आ रही है, इस टीम के अंदर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। ये टीम ऐसे नहीं लग रही है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस टीम है। और मुझे लगता है कि आज भारत एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे न्यूजीलैंड। चलिए, तो उम्मीद यही होगी कि रांची में भी हम जीतेंगे और साउथ अफ्रीका में भी हमारी बेटियां जो हैं वो कमाल करेंगी। बहुत शुक्रिया रवीश आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।